हेलो बच्चों, आज के ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8वीं का भाषा विषय पढ़ेंगे। इसमें 7वां पाठ है धूप की उस्मित छुअन से। इसमें आप लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं। इस कवि जो है 2 गज़लें हैं जिसके लेखक हैं श्री रामदरस मिश्र जी। रामदरस मिश्र जी ने 2 गज़लें लिखी हैं। इसकी पहले वाले वीडियो में आप लोग देख चुके हैं। इसका शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर आज के सेशन में आप लोग देखेंगे। शब्दार्थ है पहली गज़ल का, जिसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इसको देख लीजिए। रोशनी का अर्थ है उजाला, मुस्कान, मुस्कुराहट, पहचान यानी परिचय होना, राह को रास्ता कहते हैं, कदरदान यानी गुण ग्राहक, गुण को समझने वाला, वास्ते यानी किसके लिए, किसी के लिए, पल भर यानी क्षण भर, चैन से यानी आराम से, मेहमान जिसको अतिथि कहते हैं, रागनी का अर्थ है गीत संगीत, सहगान का अर्थ है समूह गीत। दूसरे गज़ल में कुछ शब्द हैं, इसको देखेंगे। ऋतुराज बसंत ऋतु को कहा जाता है, परवाज यानी उड़ान, खुशबू सुगंध मधुर मीठी, उस्मित यानी गर्म, साज वाद्य, सिमटी हुई यानी चिपकी हुई, कंठ गला, कल तलक यानी कल तक, तलक यानी तक, दोस्त मित्र, लुटाना यानी बांटना। इन शब्दों का अर्थ समझने के बाद आप स्वाध्याय समझेंगे। स्वाध्याय में पहला प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। क्या सूचना दी गई है? रिक्त चौखट में सुयोग्य उत्तर लिखो। इसमें प्रश्न है, अब तक कभी से उदासीन रहने वाली, कौन उदासीन रहने वाली है? इसका उत्तर है एक शब्द में दुनिया। कविता में आया हुआ है। सपनों से परेशान होने वाली, सपनों से कौन परेशान होने वाली है? इसका उत्तर है नींद। आज कदरदान होने वाली, कौन कदरदान हो गई? इसका भी उत्तर है दुनिया। फूलों में दिखाई देने वाली, फूलों में क्या दिखाई दे रही है? नया अंदाज, फूलों में नया अंदाज दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से पहला प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न है, संजाल पूर्ण करो। संजाल पूर्ण करना है। इसमें दिया गया है, बसंत ऋतु के आने से हुए परिवर्तन। बसंत ऋतु के आने से कौन कौन से परिवर्तन हुए, इसको बॉक्स में भरना है। चार जो है इसमें उत्तर लिखने हैं। तो पहला है, बसंत ऋतु के आने से पेड़ खुश हैं, पेड़ खुश हैं। दूसरा है, हवा में मधुर खुशबू है। तीसरा है, फूलों में नया अंदाज है। चौथा है, सिमटी हुई फसलों की फूलों में हंसी खुल गई है, यानी फसलों में के फूल जो है वो खिल गए हैं। तो इस तरह से इस परिवर्तन दिखाया गया है। चारों बॉक्स में आप 4 उत्तर लिख सकते हैं। पहले में पेड़ खुश हैं, दूसरे में हवा में मधुर खुशबू है, तीसरे में फूलों में नया अंदाज है, चौथे में सिमटी हुई फसलों के फूलों में हंसी खुल गई है। तीसरा प्रश्न है, कविता की अंतिम 2 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखो। कविता की अंतिम 2 पंक्तियां हैं, भूल जाओ कल तलक की व्यक्त की नाराज़गी, दोस्त बन खुशियां लुटाता देख लो दिन आज है। तो इसका अर्थ हो जाएगा, कल तक की आपसी नाराज़गी। कवि जो हमारे रामदरस मिश्र जी हैं कह रहे हैं कि ए भाइयों, कल तक की आपसी नाराज़गी को भूल जाओ। देखो आज का दिन आपका मित्र बन कर के खुशी बांट रहा है। इसलिए आप लोग भी आपसी नाराज़गी को भूलकर आपस में खुशियाँ बांटो। सब लोग मिलजुल करके रहो, खुश रहो। इस तरह से रामदरस जी मिश्र ने सबको संबोधित किया है। अगला प्रश्न व्याकरण से है। भाषा बिंदु, पाठ में आए हुए वाक्य के प्रकार अर्थ के अनुसार होना चाहिए। 5 उदाहरण लिखना है। वाक्य के प्रकार अर्थ के अनुसार बताना है और पुस्तक से ऐसे 5 उदाहरण ढूंढकर लिखना है। तो इसको डिटेल में देखते हैं कि वाक्य के प्रकार हैं क्या। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार क्या है। पहला है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में क्रिया करने या होने का बोध हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। इसका उदाहरण है, जैसे रमा खेल रही है। किताब में यानी पुस्तक पाठ में इससे संबंधित वाक्य है।
रास्ते में रोशनी मुस्कान हो गई। यह वाक्य जो है इस तरह का है। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य में क्रिया न करने या न होने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बाहर जाना मना है, यहाँ पे निषेध किया गया है, मना किया गया है। तो एक कविता में इस तरह की लाइन है, पहचान थी न तुझसे यूं पहचान हो गई। ये लाइन इससे संबंधित है। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य में प्रश्न का बोध हो, प्रश्न पूछा जाए, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम क्या कर रहे हो। उदाहरण है कितना मैं चला, चलता रहा। यहाँ पे प्रश्न है कितना, तो कितना मैं चला, चलता रहा, से प्रश्न पूछा, प्रश्न के रूप में वाक्य है। चौथा है संदेहवाचक वाक्य। संदेह, जिस वाक्य में संदेह या संभावना का बोध हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद आज बारिश होगी, संभावना व्यक्त की गई है, तो इससे संबंधित वाक्य है। कविता में जानी क्या हुआ, जानी क्या हुआ आज कदरदान हो गई, तो यह वाक्य से संबंधित है। अगला है संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का संकेत हो, एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का संकेत हो, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि बारिश होती तो पानी की कमी नहीं होती। इससे संबंधित उदाहरण है लोगों के स्वर मिले तो वो सहगान हो गई। लोगों के स्वर मिले तो वो सहगान हो गई। यह जो है इससे संबंधित लाइन है। अगला है इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य में इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद, आशा आदि के भाव प्रकट हों, इसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मुझे आज बाहर जाने का मन हो रहा है, यानी इच्छा हो रही है। अगला है आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य में आज्ञा, उपदेश, आदेश, अनुमति या प्रार्थना आदि के भाव प्रकट हों, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम बाहर जाओ, जैसे तुम बाहर जाओ, यह इससे संबंधित उदाहरण है। 8वां है विस्मयादिबोधक वाक्य। जहाँ पे विस्मय हो, जिस वाक्य में विस्मय, हर्ष, क्रोध, घृणा आदि के भाव प्रकट हों, उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे तुम कितने सुंदर लग रहे हो। इस तरह के वाक्य जो होते हैं वो विस्मयादिबोधक वाक्य कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्न शब्द शुद्ध करके लिखो। शब्द दिए गए हैं लेकिन अशुद्ध हैं, उसको शुद्ध करके लिखना है। इसमें दिया है प्रकृति, प्रकृति को शुद्ध करके लिखेंगे तो पर जो अलग अलग है उसको प्र बना देंगे, प और में र एक साथ बना देंगे, प्रकृति, प्रकृति बन जाएगा। शक्ति, शक्ति ती पर बड़ी की मात्रा हो रही है, तो यहाँ पे शक्ति में छोटी ई की मात्रा आती है। इस तरह से लिखेंगे शक्ति। मैं में आय की मात्रा है लेकिन अंग की मात्रा बिंदी नहीं लगी हुई है, तो यहाँ पे बिंदी लगा के लिखेंगे तब ये मैं पढ़ा जाएगा तो सही होगा। नहीं, नहीं में छोटी की मात्रा लगी है, बिंदी नहीं लगी है। नहीं जब हम लिखते हैं तो बड़ी की मात्रा आती है, ऊपर से बिंदी भी लगती है, तब नहीं शब्द सही होता है। तो इस तरह से इसको लिखेंगे। तो आपका इस तरह से इसका स्वाध्याय पूरा हुआ। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।